दोस्तों, मैं हूं मीना। अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और हम लोग हिंदी व्याकरण को अध्याय वार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कई चैप्टर को समाप्त कर लिया है अध्याय वार। और पिछली क्लास में हमने विशेषण को विधिवत देखा है। आज हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्रिया कैसे बनती है, ये चीजें आज हम लोग देखेंगे। और मुख्य प्रकार कितने होते हैं और प्रयोग के आधार पर अर्थ क्या, कार्य के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ये सब सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर, जिसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रिया को। देखते हैं तो क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे तो हम क्रिया कहते हैं। या दूसरी बात क्या है कि अगर किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिभाषा को। तो देखो परिभाषा तो देखो, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है, तो दूसरी देखिएगा, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। अब क्रिया जैसे देखिएगा, जैसे चलना, उठना, ठीक है, सोना, अगला है आपका खाना, पढ़ना आदि। ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जो भी कार्य करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो बात समझ में आई है, इतनी आई है ना। तो देखिएगा क्या है, परिभाषा क्या कहती है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। दूसरी बात में समझ सकते हैं कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे क्या है, चलना, ठीक है, उठना, सोना, खाना, पढ़ना आदि और भी हो सकती है। ठीक है, जो हम लोग डेली कार्य को मतलब रोज कार्य को करते हैं, वही क्या होती है, क्रिया होती है। तो इतनी बात समझ में आई है, बढ़े आगे। तो चलिए देखते हैं अगला। अब क्रिया बनती कैसे है, तो क्रिया कैसे बनती इसे भी जानना है। तो क्रिया किससे बनती जरा देखो। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए धातुएं क्या होती हैं, जैसे लिख, ठीक है, पढ़, खा, पी, ठीक है, और जा, इस तरह से। तो यहाँ देखिएगा, अब इसमें जोड़ना है हमको, और ये सभी क्या है, तो ये सभी तो हैं धातुएं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ना अगर जोड़ देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, क्रिया बनकर आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जो बनेगी क्या देखिएगा, लिखना। इसी तरह से यहाँ ना को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पढ़ना। ठीक है सॉरी, और यहाँ पर ना को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खाना। और इधर ना को जोड़िए पी के साथ में तो क्या होगा, हो जाएगा पीना। और इधर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, जाना। बात समझ में आई है। तो इस तरह से जो आपको देखने को मिलेंगी वो क्या है
क्रिया को हम धातु से बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ये है जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु, और धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अब देखो क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो क्रिया के प्रकार तो बहुत सारे हैं, बट आप क्या करते हैं, हम लोग दो तरीके से बांटते हैं इनको। तो देखिए, एक है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है, और एक तरीके से हम इनको बांट सकते हैं प्रयोग। ठीक, प्रयोग के आधार पर ऐसे क्रिया को बांट सकते हैं, या रचना भी कह सकते हो इनको। ठीक है, तो देखिएगा रचना या बनावट या प्रयोग। तो आप देखें इधर, अगर हम इसको देखते हैं तो ये दो भागों में बंटती है। एक क्या हो जाती है, अकर्मक, और एक हो जाती है सकर्मक। ठीक है, और इसी क्रिया को हम दोबारा से दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन सी होगी, देखिएगा, एक होगी आपकी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक, और दूसरी होती है द्विकर्मक, ठीक है, क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इसको हम बांट सकते हैं। अगली बात करते हैं, तो अगला क्या है, प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया होगी, इनको 6 प्रकार से बांट लेंगे। तो देखिएगा, नंबर 1 है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी देखिएगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगली नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथी अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया, क्रिया। अगला है आपका संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और छठवां है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। तो हम लोगों ने क्या देखा है, इसको देखिए ध्यान से। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार से बांटेंगे, अकर्मक, सकर्मक। सकर्मक के दो भेद और कर लेंगे, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। फिर इसके बाद प्रयोग या रचना के आधार पर बांटेंगे, तो इनको क्या करेंगे, 6 भागों में बांट लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल। तो इसे हटाते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 1 पर अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो क्रियाएं, जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं, जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं उन्हें अकर्मक, या देखो, जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में सीधे प्रभाव कर्ता पर, कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में सीधा प्रभाव कर्म पर ना पड़कर
कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि इसमें जो अकर्मक क्रिया होती है इसका जो प्रभाव होता है वो कर्म पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो कर्म पर ना पढ़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए तो क्रिया आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। अगली बात देखते हैं, एक क्या बोलते हैं पॉइंट को देखिएगा। यदि क्रिया से क्या क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। कर्मक से क्या है, जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में सीधा प्रभाव कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। यदि क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करते हैं यदि उत्तर मिल जाता है तो वहां पर कर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई है। तो चलिए देखते हैं आगे, उदाहरण देखिए इसके। उदाहरण देखो, जैसे क्या है कि मोहन सोता है। उदाहरण में देखेंगे, मोहन सोता है, रमा रोती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगला देखिएगा, और राम चलता है या यहाँ पर कर लीजिए दौड़ता है, ठीक है। तो इतने उदाहरण को देखेंगे कि कह रहा है मोहन सोता है, रमा रोती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, राम दौड़ता है, ठीक है। ये सभी क्रियाएं कैसी हैं, तो ये सभी क्रियाएं आपकी अकर्मक हैं, ठीक है, अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक। अगले तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं सकर्मक। दूसरा देखिएगा, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्मक क्रिया को देखिएगा तो यहाँ पर लिखूं, जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अच्छा देखिएगा, एक लाइन और लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, कर्म क्रिया के साथ में क्या जुड़ा होगा, कर्म जुड़ा होगा। और देखिए दूसरा, यदि क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करते हैं
और उत्तर मिल जाता है, और उत्तर मिल जाता है, मिल जाता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में आई है? तो वहां पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। बिल्कुल सही है। तो क्या किसका प्रश्न करना है, क्या का करना है और किसको का करना है? बात समझ में आई है? तो चलिए देखिए इसको आगे। देखो, जैसे जैसे देखिए, ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ती है, मोहन खाना खाता है। ठीक है, अगला देख, और राम पतंग उड़ाता है, उड़ाता है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रियाएं कैसी हैं? सकर्मक हैं। ठीक है, श्याम श्याम पानी पीता है। तो बहुत है इतने समझने के लिए। ठीक है, तो राम क्या पढ़ता, रमा क्या पढ़ती है? तो उत्तर आया है क्या पढ़ती है? तो पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर अगर हमने क्या किया है, क्या का प्रश्न किया है, किससे किया है? इससे किया है। क्या पढ़ती है, इससे हमने क्या किया है? क्या पढ़ती है। क्या का प्रश्न किया है, तो उत्तर हमारे पास क्या आया है? पुस्तक पढ़ती है। क्लियर हो गई बात? क्रिया से हमने क्या किया है? क्या का प्रश्न किया है। किसको पढ़ती है? तो पुस्तक को पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। बात समझ में आई है? इसी तरह से क्या खाता है, तो क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। क्या उड़ाता है, तो क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। क्या पीता है, तो क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। बात समझ में आ गई है? इतना अगर समझ में आया हो तो हाँ बोलिएगा। चलिए आगे। अच्छा, तो ये थी सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ होती है। ठीक है, हाँ, तो पहचानना है आपको अच्छे से और अपने प्रश्न पत्र में हल करना है। ठीक है, एग्जाम में। देखिए, इसी में दो भेद होते हैं। एक है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्या होती है? जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे या उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक कर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगला देखिएगा। अब जैसे जैसे मोहन पानी पीता है, पानी पीता है। रमा सेब खाती है, सेब खाती है। बात समझो। तो ये कर्म यहाँ पर कितना है? एक ही है। कर्म क्या है भाई? ये तो मोहन जो है ये क्या है? करता है। ध्यान रखिए, पहले कर्म और क्रिया कर्ता निकालना आना चाहिए आपको। और ये क्या है? क्रिया है। और जो वाक्य को पूरा करती है वो क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। ठीक है, सहायक क्रिया होती है। और ये जो पानी है ये क्या है? तो यहाँ पर हमको पहले वाक्य में क्या निकल कर मिला है? क्या मिला है? क्या पीता है? पानी पीता है। ठीक है, अगला देखिएगा। खाती है, रमा खाती है। क्या खाती है? तो सेब खाती है। ठीक है, तो ये क्या है? कर्म है वाक्य में। और क्रियाएं कैसी हैं? कर्म के साथ में है। तो ये कैसा है? एक सकर्मक क्रिया का एक भेद है। एक कर्मक क्रिया, जहां पर हम लोगों ने इसको देखा है एक ही कर्म इसमें मिलता है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। दूसरा है
द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। शब्द से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, तो जिन क्रियाओं में दो कर्म देखने को मिलते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं, वहां पर क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। तो देखो, जिस क्रिया या जिन लिखो, जिन क्रियाओं में दो कर्म जुड़े होते हैं, दो कर्म जुड़े होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया जैसे जैसे देखिए, दो कर्म जुड़े होंगे तो उसका उदाहरण क्या होगा, रमा ने सीता को पुस्तक दी, ठीक है, रमा ने सीता को पुस्तक दी, राम ने श्याम को खिलौना दिया, ठीक है। दो उदाहरण बहुत है, तो देखिएगा, रमा यहाँ पर क्या है, ये तो कर्ता है, ठीक है, और देना जो यहाँ दी लिखा है, ये देना क्या है, ये क्रिया है। ध्यान से देखें, ये क्रिया है, समझना है इसको। इसमें एक सवाल और पूछता है, मुख्य कर्म कौन सा होता है और गौण कर्म कौन सा होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो क्रिया के नजदीक, निकट जो भी कर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं, ठीक है। और जो क्रिया से दूर कर्म हमको मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गौण कर्म, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये क्या है, देखो, रमा ने सीता को क्या दी है, पुस्तक दी है, क्या दी है, पुस्तक। तो क्या का जब प्रश्न किया है तो क्या मिला है हमको, पुस्तक मिली है। अगली बात करते हैं, किसको दिया है, तो बात करेंगे किसको दिया है, सीता को दिया है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर किसको दिया है, सीता को दिया है। तो ये गौण जो बाद में मिलता है, इसमें एक चीज और देखनी होती है कि एक जो क्रिया के नजदीक कर्म होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है, और जो थोड़ा सा दूर रहता है वो एक सजीव होता है। तो एक निर्जीव में क्या आ जाएगा, कोई वस्तु आ जाएगी, सजीव में क्या आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब भी आपको कर्म मिलता है, दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म मिलते हैं, तो उसमें एक कर्म सजीव होना जरूरी है और एक कर्म का निर्जीव होना जरूरी है, तभी क्रिया आपकी वहां द्विकर्मक होगी, अन्यथा क्रिया एक कर्मक ही होगी, ठीक है ना। अगला देखिएगा, इसी तरह से यहाँ पर खिलौना जो है वो क्या है, ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है, और श्याम जो है ये क्या है, गौण कर्म है, ठीक है, ये क्या है, गौण कर्म है। तो इतनी बात समझ में आई है, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया को हम लोगों ने क्लियर किया है। आगे देखिएगा, अब जैसे इसी का एक देखो उदाहरण, क्या देखना है कि जैसे राम आम और केले लाया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखा है कि एक तो ये कर्म हमको दिख रहा है और एक कर्म ये दिख रहा है, लेकिन ये कैसे हैं, ये कर्म दोनों ही कैसे हैं, निर्जीव है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया नहीं होनी है, क्या होनी है, यहाँ पर होगी एक कर्मक क्रिया। अगर समझ में आया हो तो हाँ बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो यहाँ क्रिया दोनों एक ही कर्म है, ये क्या है, एक ही कर्म है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक ही कर्म में गिनेंगे, और यहाँ पर क्रिया जो हो जाएगी वो एक कर्मक हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो, आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया, ठीक है। तो देखो, प्रयोग के आधार पर जब हम क्रिया पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया, सीधे क्रिया को देखो, प्रयोग के आधार पर क्रिया क्या है, नंबर एक, प्रेरणार्थक क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है, यहां पर देखिए, जब कर्ता, जब व्यक्ति अपना काम स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जैसे राम श्याम से कपड़े धुलवाता है। तो यहाँ पर धुलवा रहा है, अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो सिलवाना, धुलवाना, ठीक है, पिटवाना, इस तरह से जो क्रिया हो जाएगी वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे देखिएगा, आप कर सकते हैं सिलवाना, पिटवाना, ठीक है, और धुलवाना, ऐसे आएंगी क्रियाएं। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक होगी। तो यहाँ पर प्रेरणा जो होती है वो 3 तरह की होती है, इसको हटा लें। प्रेरणा जो होती है वो 3 तरह की होती है, देखिए। एक होती है मूल प्रेरणा, दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणा, और तीसरी होती है तृतीय प्रेरणा। तो इसमें कैसी क्रियाएं आती हैं, ठीक है। तो मूल प्रेरणा में क्या आती है, द्वितीय प्रेरणा में क्या आती है, तृतीय प्रेरणा में क्या होती है। तो देखो, मूल प्रेरणा होती है जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय में यही हो जाएगा पढ़ाना, और यहाँ क्या रहेगा तृतीय प्रेरणा में पढ़वाना, ठीक है, पढ़वाना, ठीक। यहाँ रहेगा सिलना, यहाँ क्या हो जाएगा सिलाना, और यहाँ हो जाएगा सिलवाना। यहाँ होगा पीटना, यहाँ होगा पिटाना, और यहाँ क्या हो जाएगा पिटवाना। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपको मूल प्रेरणा में, द्वितीय प्रेरणा में और तृतीय प्रेरणा में देखने को मिलती हैं। एक चीज और है कि यदि अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक बनती है तो उसके प्रेरणार्थक बनते ही वो कौन सी क्रिया बन जाती है, सकर्मक बन जाती है। तो देखो, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बनते ही सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे में क्या करना है, जैसे हंसना क्या है, ये तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन अगर यही आ जाता है हंसाना, क्या आ जाता है हंसाना, तो ये कौन सी हो जाएगी, या फिर इसी का कर लेंगे हंसवाना। तो ये सब क्रियाएं कैसी हो जाएंगी, यहाँ से ये क्रियाएं हो जाएंगी आपकी सकर्मक। क्लियर है बात। तो यहाँ क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया जैसे ही प्रेरणार्थक बनती है तो वो क्रियाएं किसमें गिनी जाती हैं या किसमें आ जाती हैं, सकर्मक में आ जाती हैं। बात समझ में आई हो तो हाँ बोलो, ठीक है। ठीक, अगला बढ़े, दूसरा देखो।
दूसरा है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो पूर्वकालिक क्रिया जब मुख्य क्रिया होने से पहले एक क्रिया हो जाती है। मुख्य क्रिया होने से पहले कोई क्रिया हो जाती है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण को, जैसे राम नहाकर खाता है, रमा पढ़कर सोती है। और ठीक है, बहुत है। ठीक है, तो दूसरा देखिएगा, राम जो है वो क्या करता है? खाता है, लेकिन कब खाता है? नहा कर खाता है। तो ये कौन सी क्रिया है? ये तो है आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया है, लेकिन इससे पहले भी एक क्रिया हो गई है, तो ये कौन सी? ठीक है, तो रमा क्या करती है? रमा सोती है, लेकिन कब सोती है? पढ़कर सोती है। तो यहाँ पढ़कर जो है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर जो है क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। और ये जो सोना है ये क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, हाँ, तो आपको समझना है और पेपर में काम बहुत जल्दी करना है। कर देख लेना है, कर जहां पर मिल जाए क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ, तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया वहां पर होने के चांस पूरे रहेंगे। ठीक है, अगला बढ़िएगा। अब आती है नाम धातु क्रिया, जो इम्पोर्टेंट है और ज्यादा सवाल तो नहीं आता, लेकिन क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम कॉमा विशेषण से बनती है, उसे या उन्हें, हाँ, उसे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, संज्ञा तो क्या है? हाथ से क्या बन जाएगा? हथियाना। ठीक है, यहाँ कर लो लात भी भाई संज्ञा है। तो ये जो लात है, लात से क्या हुआ है? लतिया दो, तो लतियाना। और बात से क्या है? बतियाना। शर्म है, तो शर्म से क्या हो जाएगा? शर्माना। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर आएगा अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन या अपनाना करो, अपनाना। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं ये किससे बनती हैं? ये सभी संज्ञा सर्वनाम से हैं। ये किससे हैं? संज्ञा कॉमा सर्वनाम, और इससे क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, और ये इनसे बनी हुई क्रियाएं जो होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नाम धातु। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई हो तो बताएं।
हो गया ना, कर पाएंगे ऐसा? बिल्कुल। तो देखो अगली है अनुकरणात्मक क्रिया। चौथी कौन है? अनुकरणात्मक क्रिया। क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? ये क्रियाएं ध्वन्यात्मक, ठीक है, हाँ, ध्वन्यात्मक या काल्पनिक होती हैं, ठीक है। और कोई ध्वनि आती है उसको हम सुनते हैं, जैसे दरवाजा किसी ने बजाया तो क्या बोलते थे? भटभटाओ ना, है ना। तो भटभटाना, हिनहिनाना और चहचहाना, इस तरह से जो क्रियाएं आती हैं वो क्या होती हैं? सरसराना, मिमियाना, ये सब क्या होती, ठीक है। तो ये क्रियाएं ध्वन्यात्मक और काल्पनिक होती हैं। जैसे लिख लो, जैसे हिनहिनाना, चहचहाना और सरसराना और भटभटाना। आपने देशज शब्द पढ़े थे, तो देशज सभी शब्द कहाँ आ जाते हैं? इसी क्रिया के अंतर्गत। अनुकरण, हम लोग जो भी ध्वनि सुनते हैं उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी बोलते हैं, तो वही क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो इन क्रियाओं को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इन क्रियाओं को याद रखें। ये थी आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। अगला देखो, संयुक्त क्रिया की बात करते हैं। संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाएं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, एक ही कार्य को करने में एक साथ काम करें तो क्या होती हैं? वो या प्रयोग में आती हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो देखो जरा, जहां दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, एक साथ आती हैं और वहां एक ही कार्य होता है, तो वहां पर क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। क्लियर हो गई बात? जैसे मोहन विद्यालय पहुंच गया, ठीक है। रमा ने खाना खा लिया, ठीक है। श्याम ने पुस्तक पढ़ ली। इतनी बात समझ में आई है? तो ये क्रियाएं कैसी है? ये क्रिया कैसी है? यहाँ पर कैसी क्रियाएं आ रही हैं? ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। और ये क्या है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई है? पहुंच गया, खा लिया, पढ़ ली, तो ये क्या है? दो क्रियाओं को हम एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन कार्य तो यहाँ पर एक ही हो रहा है। भैया पहुंच गया है, कहाँ पर पहुंच गया है? विद्यालय पहुंचने का काम एक ही काम है, खाना खाने का काम भी क्या है? एक ही काम है, और पुस्तक पढ़ने का काम भी क्या है? एक ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्रियाएं दो एक साथ बोली जा रही हैं, लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, तो यहाँ पर कैसी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर? ठीक है, आगे देखो। अगली आती है आपकी लास्ट, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया की
सहायता मुख्य क्रिया की वाक्य पूरा होने में, है ना, मुख्य क्रिया की वाक्य पूरा होने में, वाक्य पूरा होने में सहायता करती है, सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो बात समझ में आई होगी कि जो क्रियाएं वाक्य को पूरा करने में मुख्य क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है, तो उसे ही हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे देखो, रमा पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ती है, और मोहन खाना खा रहा है, हाँ, मोहन खाना खा रहा है, श्याम विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि मुख्य क्रिया की क्या कर रही है, सहायता कर रही वाक्य को पूरा करने में। यहाँ पर है क्या है, ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है, ठीक है। ये रहा है या है क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। और यहाँ भी क्या है, ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। अगली बात, ये पढ़ती क्या है, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। खाना क्या है, ये भी मुख्य क्रिया है, ठीक है। और ये जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्रिया को समाप्त कर लिया है। लगभग इतने से सवाल आपके पूरे हो जाएंगे, जो आएगा वो लगभग आपको यहाँ से मिलने के पूरे चांस रहेंगे। क्लियर है, लगभग चैप्टर आपका क्लियर है। तो क्या है, हमने क्रिया को पूरी तरह समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो आज क्लास आज की कैसी लग रही है आपको, पढ़ा है आपने, कैसी लगी, समझ में आया, नहीं आया, क्या सुधार करने चाहिए वो आपको बताना है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।